नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक मैं पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रियंका ने शुरू की प्रतिज्ञा यात्रा, किए कर्ज माफी, बिजली बिल समेत कई वायदे। सरकार पर बरसे वरुण गांधी, कहा किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर अमित शाह, अफसरों के साथ की बैठक। और बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा, 2024 में अकेले लड़ेगी चुनाव। और सीजेआई एनवी रमना ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठाए सवाल, कहा ऐसे नहीं आएंगे अलग नतीजे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और आपने देखा है कि 40% महिलाओं को टिकट देने के बाद लगातार कुछ दिनों से प्रियंका गांधी सुर्खियों में बनी हुई हैं और आज 7 नए वचन, 7 नए वायदों का ऐलान किया है। और ये ऐलान उन्होंने तब किया जब बाराबंकी से अपनी प्रतिज्ञा यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दी। 27 जिलों में ये जो प्रतिज्ञा यात्रा है ये अलग अलग जिलों में जाएगी और 9 दिनों तक ये यात्रा चलने का पूरा प्लान है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि क्या कुछ ऐलान किया है, इसमें नारा क्या रहा है। इनका जो नारा है कांग्रेस का वो ये है कि हम वचन निभाएंगे। और इस नारे के तहत जो वायदों का ऐलान किया गया है उसमें सबसे पहले है कि 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, यानी कि नौकरी दी जाएगी। उसके बाद किसानों का पूरा कर्ज वो से माफ किया जाएगा। 40% महिलाओं को टिकट देने की बात पहले ही कह चुकी हैं प्रियंका गांधी। इसके अलावा जो लड़कियां हैं स्कूल और कॉलेज लेवल पर, उनको स्कूटी और उनको लैपटॉप दिया जाएगा। गेहूं और धान की खरीद को 2500 रुपए क्विंटल पर खरीदने की बात कही है कांग्रेस ने, अगर वो पावर में आ जाती है, अगर सत्ता में आ जाती है। इसके अलावा जो बिजली बिल है वो उसको पूरी तरह माफ किया जाएगा और 2500 रुपए की 25,000 रुपए की माफ करिएगा आर्थिक मदद दी जाएगी जो कोरोना से पीड़ित परिवार रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक टेम्पो बनाने की कोशिश कर रही हैं प्रियंका गांधी। और आपने देखा था कि अभी जो महिला कार्ड उन्होंने खेला है और लगातार जो प्रियंका गांधी की कोशिश है कि सुर्खियों में बने रहना, एक नए तरीके से एजेंडा सेट करना, एक नया नैरेटिव बनाना ताकि बाकी जो पार्टीज हैं उन पर एक तरीके से दबाव बन सके। जैसे महिला कार्ड के जरिए बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज पर एक तरीके से दबाव बना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जाति और धर्म से उठकर अब कांग्रेस पार्टी यूपी में राजनीति करेगी। तो इसी तरीके से ये जो जितने ऐलान हैं ये बिल्कुल एक ग्रेडेड अप्रोच कांग्रेस का इसमें नजर आ रहा है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी अपनी शर्तों पर अपने नैरेटिव के जरिए एक नया एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। अगर आपने पास्ट में देखा हो तो पहले के दिनों में और आज की जो कांग्रेस में जो फर्क नजर आता है कि पहले कांग्रेस दूसरी पार्टीज के एजेंडे को फॉलो करती थी और उत्तर प्रदेश में एक नया एजेंडा, एक नया नैरेटिव बनाकर कांग्रेस मैदान में कूद रही है। अब कांग्रेस को इसका फायदा कितना पहुंचेगा, क्योंकि वोटों में तब्दीली तभी होती है जब आप बूथ मैनेजमेंट ढंग से कर सकें, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर और लोगों को मोबिलाइज कर सकें। ये कहना भी मुश्किल है कि कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि सुर्खियों में रहने के बाद एक नया नैरेटिव प्रियंका गांधी ने दिया है, जिसके चलते ये लग रहा है कि कांग्रेस में एक नई जान उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। किस तरीके का गठबंधन होगा, क्या कांग्रेस अपने ही दम पर, अपने ही एजेंडे पर क्या पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर किसी गठबंधन की ओर देख रही है, ये सारे अभी बड़े सवाल हैं। लेकिन ये जो 7 संकल्पों के साथ आज जो प्रतिज्ञा यात्रा आज जिसको हरी झंडी दी है, तो एक बार फिर से इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस इस समय बिल्कुल एनर्जाइज्ड है और प्रियंका गांधी के जाने के बाद एक नया नैरेटिव और एक नए एजेंडे को सेट किया जा रहा है। लेकिन क्या जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो कांग्रेस के इस बनाए हुए नैरेटिव पर चलते हैं या फिर वो कोई अपना नया नैरेटिव लेकर आते हैं, इस पर देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर में बात करते हैं वरुण गांधी की, जो लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। आज उन्होंने एक नया वीडियो पोस्ट किया है और वो वीडियो है एक किसान का जिसका नाम है समोद सिंह। और उसकी एक छोटी सी कहानी भी अपने ट्वीट में वरुण गांधी ने बयान की है कि समोद सिंह नाम का ये किसान पिछले 15 दिन से
कई मंडियों में जाकर अपना अनाज बेचना चाह रहा है और जब बेच नहीं पाया, जब थक गया, जब हार गया, तब उसने अपनी फसल को जला दिया। और इसको कहकर वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि इस समय जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि जो कृषि को लेकर जो नीतियां हैं उनको एक तरीके से रीस्ट्रक्चर किया जाए। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं उसके चलते आज किसान कहां पर आकर खड़ा हो गया है। तो लगातार वरुण गांधी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी के मामले में उन्होंने बोला हो या फिर योगी आदित्यनाथ ने जब न्यूनतम समर्थन मूल्य गन्ना किसानों की उसको बढ़ाई थी, और अभी जब तेराई रीजन में जब बरसात और बाढ़ की जब खबरें आई थी तो उस समय भी उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। अगर आम आदमी को ही अगर अपना ध्यान खुद से रखना है तो लगातार वरुण गांधी सरकार पर हमला कर रहे हैं और एक तरीके से वो एक किसान नेता के रूप में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी में अब वरुण गांधी की जगह बची है या फिर वरुण गांधी कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? लोग अटकलें लगा रहे थे कि वो शायद कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ अटकलें हैं। अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो अपनी आउटफिट लॉन्च करेंगे या फिर वो कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रहे हैं और बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं, उससे बीजेपी के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो गई है। और जो बीजेपी की जो एक इमेज है कि ये किसान विरोधी सरकार है, उस छवि को और ज़्यादा सब्सटैंशिएट करते हुए वरुण गांधी नजर आ रहे हैं। पीलीभीत से एमपी हैं, उनकी जो मां है वो सुल्तानपुर से लोकसभा एमपी हैं और ये दोनों वो बेल्ट है जहां पर किसानों की जनसंख्या काफ़ी है। तो क्या किसानों के नए मसीहा वरुण गांधी अब एक नए अवतार में लोगों को नजर आएंगे? लेकिन जिस तरीके से वो लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर, मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, तो एक तरीके से मोदी वर्सेस वरुण गांधी की जो एक बैटल है वो पार्टी के अंदर ही नजर आ रही है। यानी कि सब कुछ बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा है जैसा बीजेपी दिखा रही है। और सवाल ये उठता है कि अब वरुण गांधी का क्या भविष्य होगा, क्योंकि जब 2017 के अगर आपको चुनाव अगर याद हो यूपी में, तो उस समय भी वरुण गांधी के नाम के बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स लगे थे और कहा गया था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत ही डिसग्रंटल्ड नेता के रूप में वो नजर आ रहे थे। अभी हाल में उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया और हद तो तब हो गई थी जब उन्होंने लखीमपुर खीरी का जो हिंसा वाला जो वीडियो है वो पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन को खत्म नहीं कर सकते। तो लगातार मोदी सरकार पर सवाल करते हुए वो नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि वो पार्टी को प्रोवोक करते हैं कि पार्टी उनको निकाले या फिर वो इतने हताश हो जाएंगे कि वो अपने आप से ही पार्टी छोड़ देंगे। तो ये अभी बड़े सवाल बने हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वरुण गांधी किसानों के एक नए नेता के रूप में उभर रहे हैं। किसानों का नया मसीहा क्या वरुण गांधी बनेंगे? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी जम्मू कश्मीर से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज 3 दिन के दौरे पर हैं। राजभवन में ये बताया जा रहा है कि आज उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की थी। जिस तरीके से अभी टारगेटेड सिविलियन किलिंग्स हुई थी और जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं उनको मारा गया था, 11 सिविलियंस की मौत की खबर अभी आपने पिछले कई दिनों में देखी थी। तो उसी चीज़ को लेकर और पूरे सुरक्षा के इंतज़ाम को लेकर आज अमित शाह ने राजभवन में मीटिंग की थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे, सीआरपीएफ के लोग थे और तमाम जो पुलिस एजेंसीज थी उनकी मौजूदगी भी थी इस मीटिंग में। अब 3 दिन के दौरे में अमित शाह क्या कुछ चीज़ें कर पाते हैं, इस 3 दिन के दौरे की उपलब्धियां क्या होती हैं, ये देखने वाली बात है। और अमित शाह का ये पहला दौरा था जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि कश्मीर में क्या सरकार फेल हो रही है? क्या ये जो विफलता है ये सरकार को नज़र आ रही है? बहुत सारे लोग, अभी हाल में ही हमने एक इंटरव्यू किया था यूसुफ तारिगामी का, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर को जम्मू से चलाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर कोई इस समय संस्थान काम नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का पूरा धावा है और ऐसा लगता है कि जो कश्मीरीज हैं, जो वहाँ के जो लोकल्स हैं, उनसे उनका जो उनके ऊपर से जो भरोसा है वो सरकार के ऊपर से जो उनका भरोसा है वो एकदम उठ गया है।
तो ऐसे में अब अमित शाह का दौरा क्या चेंजेस लेकर आता है, सुरक्षा के क्या इंतज़ाम होते हैं, और लगातार जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन लगातार कई दिनों से चल रहे हैं उसको लेकर भी लगातार ये खबरें बराबर सुर्खियों में हैं कि किस तरीके से कॉम्बैट ऑपरेशंस हो रहे हैं, और इतना लंबा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कभी भी नहीं देखा गया है। तो जो हालात को ये बताया जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है कश्मीर में, तो ऐसा नहीं है, और सरकार ऐसा लगता है कि नॉर्मलसी का एक आईना लोगों को दिखा रही है, लेकिन हालात नॉर्मल नहीं है। क्यों ये सिविलियन किलिंग्स बढ़ी हैं, इसके पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है? अफगानिस्तान में भी आपने देखा है कि तालिबान की सत्ता आ चुकी है, क्या ये उसका असर है? ये सारे कारण इस समय मौजूद है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों पर, कि केंद्र सरकार ये कह रही थी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद टेररिस्ट जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगी। तो क्या कारण रहा कि अचानक से इतनी ज़्यादा मात्रा में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फिर से नज़र आ रही हैं? तो क्या सरकार कहीं ना कहीं विफल हो गई है? क्या सरकार कश्मीरियों का मन नहीं जीत पाई है, या फिर सरकार को एक बार फिर से पुनर्विचार करना होगा कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था वो क्या सही दिशा में लिया गया कदम था या नहीं था? आज ये सारे सवालों के बीच कश्मीरी जनता जूझ रही है, और एक डर और एक खौफ का माहौल बना हुआ है, और इंटरनेट कनेक्शंस वहाँ पर कब जाते हैं कब आते हैं किसी को कुछ पता नहीं। पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है वो भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ नज़र नहीं आता है, क्योंकि ज़रा सी भी कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं तो लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना लिया जाता है। तो ऐसे में कश्मीर नॉर्मल कब होगा, ये बड़ा सवाल सबके बीच में समय बना हुआ है। अब अमित शाह इन सवालों का जवाब दे पाएंगे इस 3 दिन के दौरे में, ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जहां पर यह खबर आ रही है कि कांग्रेस ने आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। जी हां, जो महागठबंधन का जो अलायंस था जिसमें कि आरजेडी और कांग्रेस साथ नजर आ रहे थे, तो अब ये साथ टूट गया है। और जो कांग्रेस के लीडर हैं बिहार के इंचार्ज भक्त चरण दास, तो उन्होंने जो मुख्य कारण बताया, वो कारण जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये था कि कुशेश्वर अष्टम में 30 अक्टूबर को वहां पर चुनाव होने थे। वो एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का बैस्टियन माना जाता है, लेकिन आरजेडी वहां पर कॉन्टेस्ट कर रही थी, और ये बात कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने ये गठबंधन तोड़ लिया है। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ कुशेश्वर अष्टम में चुनाव को लेकर ये बात नहीं होगी, और ये बात काफ़ी समय से शायद कांग्रेस अपने मन में लेकर चल रही होगी कि इसको पार्टी को बिल्कुल नए तरीके से स्ट्रक्चराइज करना है, पार्टी को नए सिरे से पूरा बिल्डअप करना है। और शायद यही वजह है कि भक्त चरण दास ने अपने दिए गए इंटरव्यू में इस बात को भी कहा है कि जो आने वाले 2024 के चुनाव हैं, 40 की 40 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। और कई जगह ये बोला जा रहा था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि देखिए हमारी फ्रेंडली फाइट्स हैं, तो भक्त चरण दास ने कहा कि किसी भी जगह पर फ्रेंडली फाइट्स नहीं है, एंड इट्स अ क्लियर बैटल बिटवीन कांग्रेस एंड आरजेडी। यानी कि जो गठबंधन था वो टूट गया है, और अब एक बार फिर से कांग्रेस को नए तरीके से बिहार में भी और लाइकवाइज अलग राज्यों में भी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी पार्टी को नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि जो नए नए लोग और जो नया खून कांग्रेस में आ रहा है, जैसे कि बिहार में आपने देखा कि कन्हैया कुमार को पार्टी ने शामिल किया है, तो क्या कन्हैया कुमार जैसे नेता, उनके आधार पर अब कांग्रेस क्या आगे बढ़ेगी और इतना दमखम रखती है कि वो अकेले चुनाव लड़ पाए? 2024 अभी बहुत दूर है, और एक तरफ हम एक थर्ड फ्रंट की बातें करते हैं, एक कोalition की बात करते हैं जो कि मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो सके। तो अगर यहाँ पर विपक्ष एकजुट नहीं होता है तो ऐसे में थर्ड फ्रंट का सपना भी केवल सिर्फ सपना रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि कांग्रेस अपनी पार्टी को नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए तब तक क्या कांग्रेस अपने आप को तैयार कर पाएगी कि वो अकेले 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़े और जीते भी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल महागठबंधन इस समय टूट गया है, और आरजेडी और कांग्रेस दोनों इस समय अलग अलग हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी जुड़ी हुई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को लेकर, जिन्होंने आज न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए। अब चीफ जस्टिस रमन्ना औरंगाबाद की जो बॉम्बे हाईकोर्ट की जो औरंगाबाद की बेंच है उसकी 2 इमारतों का लोकार्पण करने के लिए गए थे, जहां पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे,
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौजूद थे, साथ में कई हाईकोर्ट के जजेस थे और जिस तरीके के सवाल सीजेआई रमन्ना ने खड़े किए थे वो वाकई में मोदी सरकार के लिए और खासकर किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग थे। अब किस तरीके के सवाल उन्होंने खड़े किए हैं? उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी का प्रस्ताव उन्होंने सरकार को भेज दिया है और सरकार से वो ये उम्मीद करते हैं कि अब सकारात्मक कदम में सरकार एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कदम उठाएगी और आने वाला जो विंटर सेशन है उसमें इस बिल को पेश करेगी। इस बात को सीजेआई रमन्ना ने कहा है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक मानसिकता है कि जो देश की अदालतें हैं वो लचर और बिल्कुल बहुत ही डायलैपिडेटेड बिल्डिंग से अदालतें चलेंगी, तो उस माइंडसेट को बदलने का समय आ गया है। और उन्होंने कहा, और जो आईना दिखाते हुए जो उन्होंने कहा कि लचर ढांचे पर बिल्कुल अदालतें चल रही हैं और इसकी वजह से पूरी क्षमता और असरदार ढंग से काम होना मुश्किल हो गया है। और उन्होंने कहा कि इस समय ढांचेगत विकास की देश में ज़रूरत है और साथ में उन्होंने कुछ इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स का भी उल्लेख किया। उन्होंने एक 2018 की इंटरनेशनल रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सही समय पर लोगों को न्याय मिलता है तो देश की वृद्धि सालाना 9% हो जाती है। तो ये एक डेटा उन्होंने उसका उल्लेख किया, लेकिन साथ में उन्होंने जो भारत की जो लचर व्यवस्था है अदालतों की उस पर भी सरकार को ध्यान दिलाया। जैसे उन्होंने कहा कि 26% कोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के लिए शौचालय बने ही नहीं हैं और 16% ऐसे हैं जहां पर न महिलाओं के लिए शौचालय हैं और ना ही पुरुषों के लिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 54% ऐसी अदालतें हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है, 5% अदालतें ऐसी हैं जहां पर कि चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। उसी तरह से उन्होंने कहा कि 27% कोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर जजेस के टेबल पर सिर्फ कंप्यूटर नजर आते हैं, लेकिन 75% से ज़्यादा कोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर जजेस के टेबल्स पर सिर्फ फाइल्स ही फाइल्स नजर आती हैं। यानी कि कुल मिलाकर चीफ जस्टिस रमन्ना ने जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं और मोदी सरकार ने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बड़ी बात की थी कि किस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को रोल आउट करेंगे, लेकिन अदालतों की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होगी इसको लेकर अभी भी मोदी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो एक बार फिर से चीफ जस्टिस रमन्ना ने सरकार को आईना दिखाते हुए ये कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। अब सरकार इस विधेयक को विंटर सेशन में लाती है या नहीं लाती, फिलहाल उस फंक्शन में किरण रिजिजू ने कहा कि अदालतों का सही तरीके से चलना हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है और जो भी मदद हो सकेगी वो हम करेंगे। तो कहने में और करने में बहुत फर्क है। अब विंटर सेशन में क्या इस जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी को लेकर इस विधेयक को पेश किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से देश की अदालतें चल रही हैं वो वाकई में एक चिंता का विषय बना हुआ है और इसके पहले भी कुछ जजेस ने बोला है, लेकिन जिस तीखी टिप्पणी से सीजेआई एनवी रमन्ना ने सरकार को आईना दिखाया है वो एक बार फिर से इस बात का रिमाइंडर है कि अदालतें ही सरकार को जगाती हैं और ये बात एक फैक्ट है जो कि चीफ जस्टिस रमन्ना ने एक बार फिर से इसको प्रूव किया है। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो वो अपने तरफ से भी इस पे इनिशिएटिव ले सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कारण उसका ये है कि सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसके चलते चीफ जस्टिस को खुद सरकार को याद दिलाना पड़ रहा है कि हमें एक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको हरी झंडी देती है या नहीं देती, इसको लेकर बिल लाती है या नहीं लाती। तो 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।